नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे सीटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल शिमला में यूं तो बहुत ठंड है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शिमला की इस ठंड में भी मोदी जी को पसीना आ रहा है। और ये पसीना इसलिए छूट रहा है क्योंकि बीजेपी बहुत मुश्किल विकेट पर है। अब चाहे वो गुजरात हो या फिर हिमाचल हो, एक मोदी जी की जन्मस्थली है, दूसरी मोदी जी की कर्मस्थली है। और इत्तेफाक देखिए, दोनों ही प्रदेश में, दोनों ही स्टेट में मोदी जी ही चेहरा है और उन्हीं के कंधों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में मुश्किल विकेट पर मोदी जी तो ज्यादा ही परेशान है। उसका कारण यह है कि अगर यहां नाव थोड़ी सी भी डगमगाई, मोदी जी की साख, मोदी जी के दामन पर कुछ ऐसे दाग लग सकते हैं जिसका असर 2024 के फलक पर दिख सकता है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल में एक साथ चुनाव होने थे, लेकिन डेट्स आगे पीछे इसलिए की गई कि मोदी जी दोनों राज्यों में पर्याप्त समय दे सके। और मोदी जी ने इधर ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां भी की हिमाचल प्रदेश में। और आप कह सकते हैं कि पिछले 7-8 महीने से वो बार बार हिमाचल जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में चेहरा वही है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार कच्चा भी खा सकती है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे जमीन पर दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश में। अब भले ही हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ की जो हार जीत है, यहाँ की जो हार जीत है, वो मोदी जी की लोकप्रियता का पैमाना तय करेगी। ये हार, ये जीत ये बताएगी कि मोदी जी के चाहने वाले उतने ही हैं जितने 2019 में थे, या फिर चाहने वालों की तेजी से कमी हो रही है। अब दोस्तों, हिमाचल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिमाचल का जो नतीजा आएगा वो ये तय करेगा कि वाकई मोदी जी की शोहरत, मोदी जी की साख अभी भी बरकरार है, या मोदी जी कहीं ना कहीं उनका जो जादू है वो अब बेसर होने लगा हिंदी पट्टी में। इसलिए हिमाचल बहुत अहम है। इससे आपको पता लगेगा कि अगले साल राजस्थान में क्या होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है, आपको पता लगेगा छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है। आपको पता लगेगा कि आने वाले साल में जो चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी कहां खड़ी होगी। इसलिए हिमाचल बहुत अहम है। और ये वीडियो इसलिए आपको देखना जरूरी है क्योंकि गोदी मीडिया के चैनल लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल जीत चुकी है बीजेपी, हिमाचल में मोदी जी का परचम लहरा चुका है। अभी वोटिंग भी नहीं हुई है, अभी नतीजे भी नहीं आए, लेकिन परचम लहरा दिया है गोदी मीडिया ने हिमाचल में मोदी जी का। मैं आज आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से रूबरू करूंगा और हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार होंगे, अधीर जी, जो दैनिक भास्कर में कई बरस हिमाचल के एडिटर रहे, वो भी होंगे, खुलासे करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की दाल क्यों बदली है, क्यों ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मोदी जी की सियासत के लिए। क्योंकि यहां पर अगर मोदी कच्चा खा गए तो आप मान लीजिए कि 2024 में फिर मोदी जी की नाव कहीं ना कहीं पलट भी सकती है। अब दोस्तों, अलग अलग रैलियों में मोदी जी बार बार ये दावे कर चुके हैं कि वो पिछले 30-40 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को हथेली की तरह जानते हैं, क्योंकि प्रचारक के तौर पर उन्होंने वहां बहुत काम किया है, जिले जिलों में काम किया है, कस्बे कस्बों में काम किया है। लेकिन आज वहां पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या वही हिमाचल जहां 40 बरस तपस्या करी, क्या बरसों से तपस्या करते चले आ रहे मोदी जी, वो क्या हिमाचल हाथ से निकल रहा है उनके? मैं एक एक करके कारण बताऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर की बेसिस पर। पहला कारण देखते हैं। अब दोस्तों, एक छोटा सा राज्य हो जिसकी 68-70 लाख की जनसंख्या हो, वहां पर 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हो, और वो कर्मचारी अगर आंदोलित हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हैं पेंशन को लेकर, और आप ये मानिए कि 2.5 लाख का मतलब अगर वोट की गिनती गिने तो तकरीबन 14-15 लाख वोट। अगर ये वोट नाराज है, सड़कों पर है,
तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी किस विकेट पर खड़ी है। वहां पर एक अहम कारण है। कारण नंबर 2, पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी की सरकार हिमाचल में हो और बीजेपी सारे बाई इलेक्शन हार जाए, 3 विधानसभा हार जाए, एक लोकसभा हार जाए। एक ऐसी जगह लोकसभा हार जाए जहां पर उसका कैंडिडेट की डेथ हो चुकी हो और सहानुभूति लहर के बावजूद बीजेपी हार जाए। सोचिए, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर का क्या हाल है पिछले 7-8 महीने में। कारण नंबर 3, फिर वही 68-70 लाख की आबादी और उसमें 9.5 लाख युवक बेरोजगार। क्या है कारण, ये हम पूछेंगे अपने सुपर संपादक से बातचीत में कि कारण क्या है। और ये जो बेरोजगार हैं, जो जिले जिले में धरना दे रहे हैं, क्या वाकई ये बीजेपी की पगड़ी उछाल देंगे आने वाले पोलिंग वाले दिन 12 नवंबर को? पूछेंगे ये सवाल भी। कारण नंबर 4, गौतम भाई अडानी, मोदी जी के अभिन्न मित्र। और अडानी फैक्टर इसलिए है क्योंकि अडानी जी वहां जो है सेब खरीदते हैं सस्ते दाम पे, ऐसा लोग कहते हैं, और बेचते हैं ज्यादा महंगे रेट पे। और कहीं ना कहीं जो एप्पल है वो वहां की इकोनॉमी का पार्ट है, तो किसान नाराज है। और वैसे भी किसानी के लेकर और भी कई मुद्दे हैं, एक फैक्टर उसमें से अडानी है, उस पर भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कुछ खुलासे करेंगे हमारे संपादक साहब। कारण नंबर 5, और एक कम्युनिटी ऐसी है बीजेपी से बहुत नाराज है, और वो कम्युनिटी है गद्दियों की। गद्दी कह लीजिए, चरवाहा कह लीजिए, ओबीसी में आते हैं। और ये जो चरवाहा हैं ज्यादातर आप कह सकते हैं अपर हिमाचल में है, कांगड़ा साइड में है, और एक भी सीट इस बार इनको नहीं दी है, बेहद नाराजगी है। और ये कहीं ना कहीं बदला लेने के मूड में है, असर होगा। और एक और कारण, भीतर घात। और भीतर घात का आलम यह है कि वहां पर आप कह सकते हैं कि नड्डा, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी सीधी सीधी लड़ाई चल रही है अनुराग ठाकुर। यहाँ वही अनुराग ठाकुर जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह को जय शाह बनाया। तो फिलहाल अनुराग ठाकुर की बनती नहीं है जेपी नड्डा से। और ऐसा कहा जाता है कि इस भीतर घात के चलते अनुराग ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल, उनके ससुर गुलाब सिंह ठाकुर, इन सबके टिकट कटवा दिए जेपी नड्डा ने। और जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं, इनके पीछे मोदी जी का हाथ। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है अब ये सरफेस पर दिखने लगी है। और ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर बगावत का धुआं न दिख रहा हो। कई लोगों के टिकट काटे गए, कई ऐसे एमएलए हैं, कई ऐसे मंत्री हैं पूर्व के जो बीजेपी को छोड़ के या तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो ये जो भीतर घात मार दे रही है इस वक्त बीजेपी का, जैसे दम घुटता जा रहा हो इस बगावत के धुएं में। और इसका जो नतीजा है हमको दिसंबर में पता लगेगा जब मशीनें खुलेंगी। अब दोस्तों, मोदी जी वाकई क्यों घबराए हुए हैं? मैं बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा, इस घबराहट का कारण जानते हैं। चलते सीधे शिमला की तरह। अब मेरा पहला सवाल अदील भाई आपसे ये है कि इस वक्त जो स्थिति है, जहां मैं देख रहा हूं कि सारा का सारा जो बोझ है हिमाचल का, या यूं कहें कि जो बीजेपी की कमान है, वो मोदी जी ने अपने हाथ में ले ली है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी जिस घोड़े पे बैठे हैं, ये मंजिल तक बीजेपी को पहुंचा देगा, या कहीं बीच में पब्लिक जो है हाईजैक कर सकती है और पड़ला जो है वो कांग्रेस का भारी? तो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है? बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भाजपा का चुनावी रथ है, अभी हम पिछले 20 दिनों को ना देखें तो जो पिछले लगभग 8 महीने से जिस तरह मोदी जी ने पूरी कमान अपने हाथ में लेकर रखी, भाजपा सरकार के चाहे प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने की बात हो, केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पे 31 मई को इसी साल शिमला में रैली करने मोदी जी आए, और उसके बाद अभी पिछले हालिया दिनों में 15 दिनों में पूरी तरह से मोदी जी 3 रैलियां करके गए हैं। लेकिन फिर भी अभी भाजपा जो है प्रदेश में मुश्किल पिच पर खेल रही है, क्योंकि यहाँ कई कारण ऐसे हैं जो भाजपा को अभी भी मुश्किल में डाले हुए हैं। भले ही वो कितनी कोशिश कर लें, या जिसे हम कहें कि गोदी मीडिया जो भी उनको फ्रंट रनर दिखाए, या जो हमारे सर्वेज हैं
मैं सर्वे की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी जो सर्वे आए हैं उसमें जो दिखाया जा रहा है उससे हिमाचल की जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है अभी। और अभी भाजपा मुश्किल पिच पर है। कांग्रेस का आज 25 तारीख है, नामांकन आज हिमाचल में पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस का जो है अपर हैंड है। एक चीज जो मैं अधीर भाई देख रहा था, ये तो खैर बात आ रही है कि कांग्रेस जो है, भले ही वीरभद्र सिंह जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, अब वो नहीं है, उनकी पत्नी जो है, जो विडो है, उन्होंने कमान कांग्रेस की तरफ से संभाली है। प्रियंका गांधी रण में उतर चुकी हैं, उनकी भी काफी भीड़ है। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक जो बड़ा मुद्दा मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपकी उसकी राय अलग हो, पेंशन को लेकर जो हंगामा है। और मुझे, जहां तक मैं हिमाचल को थोड़ा बहुत समझता हूं, हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारी हैं और 68 लाख की आबादी हिमाचल प्रदेश की। और अगर उसमें से 2.5 लाख कर्मचारी हैं और हर घर में अगर 3 या 4 आदमी हैं, तो 15 लाख वोटर तो सरकारी कर्मचारी के खाते से वोट डालते हैं। ये जो सरकारी कर्मचारी, ये जो पेंशन को लेकर जयराम ठाकुर के मुखालिफ हैं, मोदी जी को सुनना नहीं चाह रहे, बीजेपी से नाराज हैं, ये कितना बड़ा फैक्टर होने जा रहा है इस बार चुनाव में? जी दीपक भाई, हिमाचल की राजनीति में जो कर्मचारी है वो बहुत ही बड़ा संगठित और मजबूत वर्ग है और उनकी हमेशा से अपेक्षाएं सरकार से रहती है और सरकार को बदलने की क्षमता पूरी कर्मचारियों के हाथ में रहती है। ये तो मैं 2.5 लाख कर्मचारी, हम उनकी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही संख्या है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, तो वो संख्या जाके 20 लाख के आसपास जाती है। तो कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो 2003 के बाद मुद्दा बना है पूरे देश भर में, वो खत्म कर दी गई है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार बहुत ही बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने जिस तरह कहा है कि आते ही सरकार में सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। और दूसरी तरफ अभी हालिया दिनों में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो हमारी तरह चुनाव लड़कर दिखाए। तो वो जो है उससे कर्मचारी वर्ग बड़ा निराश है। सोशल मीडिया पे लगातार इस चीज को लेकर और सड़कों पे यहाँ पर बड़े आंदोलन हुए, बड़े संघर्ष हुए। हिमाचल एक छोटी स्टेट है, मीडिया की ध्यान यहाँ नहीं पड़ पाता, लेकिन यहाँ एक ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारी पिछले 1.5 साल से तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि ये सरकार उन्हें इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई तो आश्वासन अगर बहाल नहीं करती तो देकर तो जाती, लेकिन वो चीज भाजपा की तरफ से नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी ज्यादा से ज्यादा समय हिमाचल को पहले देंगे, अकेले सारा उन्होंने चीजें संभाल रखी और बाद में गुजरात जाएंगे। सवाल मेरा ये है कि अगर मोदी जी ने सारी कमान संभाल रखी है पिछले 1.5-2 साल से, मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं वो डमी है, यानी मुख्यमंत्री भी मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भी हिमाचल में मोदी जी हैं, तो ये बताइए कि फिर अगर सब कुछ मोदी जी हैं, सब कुछ मोदी में है, तो फिर जो बाई इलेक्शन हुए थे, चारों सीटें भाजपा कैसे हार गई? 3 विधानसभा हार गई, 1 लोकसभा हार गई, तो ये तो एकदम सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मोदी जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसी भी राज्य का चुनाव हो, मोदी के नाम पर ही उनका प्रदेश नेतृत्व और संगठन चुनाव लड़ता है। अब रही बात, जो 1 साल भी नहीं हुआ अभी वो चुनाव हुए, कि उसमें 3 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा क्षेत्र जो मंडी का था, जहां से पिछली बार 2019 में भाजपा के जो प्रत्याशी थे स्वर्गीय राम स्वरूप शर्मा जी, वो 4.25 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन उनमें से उस मार्जिन को पूरा कवर करते हुए कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने उन 17 सीटों, विधानसभा सीटों वाली उस लोकसभा सीट को भी जीता। तो उसके बाद जो परिस्थितियां हैं कि 4 साल की सरकार के बाद, और हिमाचल में ये पहली बार हुआ कि कोई भी वो सत्ताधारी पार्टी अपना बाई इलेक्शन सारे हार गई हो। तो और एक जगह तो इनकी जुब्बल कोटखाई में इनके प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। तो उसके बाद ये पिछले 4 साल, पिछले साल ये अक्टूबर के आखिर में चुनाव हुआ था और 2 नवंबर को नतीजे निकले थे। तो दीपक भाई, पिछले 1 साल में ऐसा भाजपा कुछ नहीं कर पाई जिसके दम पर आज भाजपा ये कहे कि हम दोबारा में, भले ही ये कहे कि मिशन रिपीट का नारा दे रहे हैं कि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। और इसके अलावा भाजपा के अंदर कई अंदरूनी कारण है, कई जगहों पर जो टिकटों का वितरण हुआ है और कुछ पुराने नेताओं के साथ जो उनको अनदेखी हुई है, वो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा मुश्किल में है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैं जब हिमाचल प्रदेश के अखबार देखता हूँ वहां के,
उन अखबारों में जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आए दिन बेरोजगारी को लेकर कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, युवाओं का, ये जो बेरोजगारी का मसला है वाकई क्या सीरियस है? इज इट सीरियस हिमाचल प्रदेश में? दीपक भाई, आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है। आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है कि हिमाचल की आबादी 72-74 लाख के आसपास है इस समय, और इसमें से 9.5 लाख युवा जो है हमारा बेरोजगार है। इसकी बेरोजगारों की पीड़ा ये है कि हिमाचल में एक इंडस्ट्री नहीं है, खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है जहां पर वो रोजगार कर सके, और तो इसीलिए वो सिर्फ सरकारी नौकरियों से उन्हें अपेक्षा रहती है या सेना में भर्ती। लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं बिल्कुल भी हिमाचल में पिछले 5 साल से लगातार कम होती गई। अब हालत ये है कि हिमाचल में जो बेरोजगारी दर है वो 9.17% है। क्या ये जो अडानी फैक्टर है वाकई बहुत एक सीरियस इशू हो सकता है चुनाव में? और जो किसान है, जो गांव का आदमी है, देहात का आदमी है, वो वाकई अडानी जी को नायक की जगह खलनायक के तौर पे देखता है? और क्या उसका असर मोदी जी पे होगा? क्योंकि दुनिया तो यही जानती है, हम दो, हमारे दो, मोदी, शाह, अंबानी और अडानी। ये अडानी फैक्टर ग्राउंड सिचुएशन पे इसका क्या असर होगा चुनाव में? इसका अगर दीपक भाई सीधे तौर पर देखें तो हिमाचल के 6 जिले, शिमला जिला, उसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले में भी अब सेब होने लगा है, कुल्लू जिला हो गया, और हमारा कुल्लू मनाली वाला कुल्लू कुल्लू मनाली वाला कुल्लू जिला हो गया, और हमारा मंडी जिले की लगभग 5 सीटें। तो लगभग 20 सीटों पे वो लोग बागवान हैं जो सेब उगाते हैं। अब रही बात अडानी जी की, तो अडानी जी के यहाँ आने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज की एक चेन बनी वो अडानी की बन गई, या दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स आए। सरकारी क्षेत्र से बागवान लगातार मांग करते रहे कि सरकारी क्षेत्र में भी यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपने कोल्ड स्टोरेज खोले, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके अलावा बागवानों की ये मांग रही कि जो अडानी को यहाँ सब्सिडी देकर, हर सुविधा देकर कोल्ड स्टोरेज खुलवाए गए हैं, उसका कुछ हिस्सा हिमाचल के बागवानों के लिए 25 से 30% वहां हमें दिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब अडानी जी होता क्या है कि जुलाई के एंड में सेब की खरीद शुरू करते हैं। इस बार जब सेब की खरीद चल रही थी ओपन मार्केट में, तो उस समय मार्केट में रेट सेब का 82 से 88 रुपए किलो था, लेकिन अडानी के आते ही, मार्केट में आते ही उन्होंने रेट गिरा दिया, उसे सीधा 60 से 64 रुपए के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मिल रहा ना, आप कहना चाह रहे हैं मोनोपोली हो चुकी है एक तरह से, हर तरह से मोनोपोली अडानी की हो चुकी है हिमाचल। इस वजह से 20 सीटों पर ये फैक्टर बहुत मजबूती से काम बड़ी बात है। 68 में 20 अगर ये सीटें हैं, हिमाचल जैसे स्टेट में जहां मोदी जी के रहते पार्टी स्वीप करती चली जा रही है अब तक, अगर बीजेपी झटका खाती है तो हम इसको क्या माने कि मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो के नीचे आ रहा है? क्या लोकप्रियता घट रही है और लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो वादे थे वो पूरे इन्होंने नहीं किए और सिर्फ जुमलों पे सरकार बनाना आगे चल के मुश्किल होगा? व्हाट विल बी द मैसेज अगर झटका बीजेपी खाती है तो? बिल्कुल, देखिए, मोदी जी 1998 के बाद हिमाचल के प्रभारी रहे और हिमाचल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं तो अपने किसी पुराने कार्यकर्ता का नाम किसी रैली में ले लेते हैं कि वो आजकल कहाँ है, वो आजकल कहाँ है, उसके साथ में वहां तक गया था। तो एक वो इमोशन, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, सीधे साधे लोग, इमोशनल कनेक्ट लोगों का हो जाता है। और भाजपा जिस तरह से चुनाव लड़ती आई है, और 3 साल पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि 4 लाख के बड़े अंतर से ज्यादा से चारों सीटें जीत जाएं। तो उन परिस्थितियों में कि उसके 2 साल बाद ही 2021 में जो उपचुनाव हुए, जिस तरह से भाजपा हारी और ये चुनाव हार जाती है, तो ये साफ रहेगा, भले ही प्रदेश का नेतृत्व कुछ भी रहे, क्योंकि अगर जीते तो जैसे हर प्रदेश में होता है, मोदी जी की और अमित शाह जी की जीत रहती है, और अगर हारे तो प्रदेश नेतृत्व के जिम्मे डाल दिया जाता है। तो अगर हारते हैं तो ये साफ है कि तमाम कोशिशों के बाद भी, केंद्रीय नेतृत्व हो, मोदी जी के प्रयासों के बावजूद भी, हिमाचल की जो लोकल लीडरशिप थी उसमें कोई ऐसी कमी थी कि भाजपा जबकि इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव दोबारा जीता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल जीत गए तो मोदी और हार गए तो फिर जयराम ठाकुर वहां के मुख्यमंत्री, उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में सबने